सुजाता और हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स। तो फटाफट बता देती हूँ कि ये टॉपिक जानना ज़रूरी क्यों है। पहला बात, क्योंकि ये जो डिसऑर्डर है पार्किंसोनिज्म, ये हमारे पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है। और दूसरा बात, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ऑब्वियसली ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब ना किया हो, देन प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और ये टॉपिक क्या है, थोड़ा लेंथी हो रहा था, मैंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए सोचा, तो थोड़ा लेंथी हो, इसलिए मैंने सोचा कि इसे 2 शॉर्ट पार्ट्स में एक्सप्लेन किया जाए। तो ये जो हमारा पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट इसके बाद आएगा। सो लेट्स गो। एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स जानने के पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एक्चुअली पार्किंसोनिज्म क्या होता है। तो वो क्या है, वो एक न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज है। इसको न्यूरो डीजेनरेटिव क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनका डीजेनरेशन होता है। कहाँ के न्यूरॉन्स का डीजेनरेशन होता है, हमारे ब्रेन का एक पार्ट है सबस्टेंशिया नाइग्रा, उसका, और एक पाथवे होता है नाइट्रोस्ट्रेटल पाथवे। वहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो ये इडियोपैथिक है, ठीक है, इसका कोई रीजन नहीं है, फिर कभी कभी कोई ड्रग इंड्यूस भी हो सकता है। तो धीरे धीरे वहाँ के जो न्यूरॉन्स है उनका डीजेनरेशन होने लगता है। और ये जो न्यूरॉन्स थे, इनका काम क्या था, डोपामिन को सिक्रीट करना। अब अगर इनका डीजेनरेशन होगा तो क्या होगा कि डोपामिन का सिक्रीशन कम हो जाएगा, तो उसका लेवल्स कम हो जाएगा। तो उसके इंट्रोडक्शन में क्या है, क्या देखेंगे कि ये न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज है। इसके कुछ फीचर्स हैं, क्योंकि ब्रैडिकाइनेसिया यानी कि जिसको होता है उसका मूवमेंट्स बहुत स्लो हो जाते हैं, उनको हर एक काम करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत रिपीटेटिव मूवमेंट्स होते हैं, ट्रेमर्स होते हैं, अनस्टेबल गेट होता है, वो एक मतलब चल नहीं पाते सही से, मास्क लाइक फेस हो जाता है, उनके चेहरे पे हमें एक्सप्रेशंस नहीं दिखता। फिर इसका कॉज क्या है, जैसा कि मैंने बोला, डीजेनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स इन द सबस्टेंशिया नाइग्रा, और या फिर नाइट्रोस्ट्रेटल पाथवे जो हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे जो न्यूरॉन्स है उनका डीजेनरेशन। उसके वजह से क्या होता है, जो नॉर्मली क्या होता है, जो डोपामिन होता है और जो हमारा कोलिनर्जिक होता है यानी कि एसिटिल कोलिन, उनके बीच में एक बैलेंस होता है। लेकिन अगर इनका डीजेनरेशन हो गया तो क्या होगा, डोपामिन का सिक्रीशन कम हो जाएगा, तो हमारा एसिटिल कोलिन ज़्यादा हो जाएगा। और जो एसिटिल कोलिन है यानी कि जो कोलिनर्जिक है, उसका काम क्या होता है, एक्साइटेटरी, और डोपामिन का होता है इनहिबिटरी। तो इन दोनों में इम्बैलेंस होने की वजह से इनहिबिशन हमारे मूवमेंट्स का कम होगा और एक्साइटेशन ज़्यादा। तो जैसा कि मैंने बोला कि डोपामिन और कोलिनर्जिक सिस्टम के बीच में जो है हमारा इम्बैलेंस हो जाता है। तो अगर हमें उसे प्रिवेंट करना हो या कोई ड्रग देना हो, तो ऑब्वियसली हमारा साइट ऑफ एक्शन 2 रहेगा, या तो हम डोपामिनर्जिक सिस्टम के ऊपर काम करें या तो फिर हम कोलिनर्जिक सिस्टम के ऊपर काम करें। तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। पहला क्लास है जब हम लोग डोपामिनर्जिक सिस्टम के ऊपर उस ड्रग्स को डायरेक्ट करते हैं, या फिर दूसरा है जिसमें हम लोग कोलिनर्जिक सिस्टम के ऊपर डायरेक्ट करते हैं। तो पहला देखेंगे हमारा डोपामिनर्जिक सिस्टम का। उसमें क्या है, एक होता है डोपामिन। देखिए, डोपामिन में भी 2 कॉन्सेप्ट हो जाता है, या तो हम डोपामिन के फॉर्मेशन को इन्हांस करें या तो फिर उसके डिग्रेडेशन को सप्रेस करें, तभी वो बढ़ेगा, ऑब्वियस है। तो इसलिए पहले हम लोग देखेंगे उसका प्रिकर्सर। हम लोग क्या करेंगे, डोपामिन के प्रिकर्सर को ज़्यादा अवेल कराएंगे, देंगे, तो फिर उससे क्या होगा, डोपामिन ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि प्रिकर्सर ज़्यादा है। तो हमारा जो लीवोडोपा पड़ता है उस ड्रग में, क्या है लीवोडोपा, क्या हम लोग बाद में देखेंगे कि वो डोपामिन में कन्वर्ट होता है, इसलिए वो आ जाएगा डोपामिन प्रिकर्सर में। दूसरा है हमारा पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स। इसमें वही है कि हम लोग अब डोपामिन के डीजेनरेशन को या फिर उसके डिग्रेडेशन को कम करेंगे। उसमें आता है कार्बिडोपा, ताकि हमारा डोपामिन ज़्यादा अवेलेबल रहे ब्रेन में। फिर उसके बाद एक हमारा आता है डोपामिनर्जिक अगोनिस्ट, यानी कि जो डोपामिन के एक्शन को फैसिलिटेट करे, तो उसमें आता है ब्रोमोक्रिप्टिन। फिर हमारा एमएओ इनहिबिटर्स, ये हम लोग देखेंगे, एमएओ एक एंजाइम है जो कि डोपामिन के डिग्रेडेशन में इन्वॉल्व रहता है। तो अगर हम लोग उसको इनहिबिट करते हैं तो फिर से हमारा डोपामिन ज़्यादा अवेलेबल रहता है। उसमें आता है सिलाजिलिन। फिर है हमारा एक सीओएमटी इनहिबिटर, उसमें आता है टोलकैपोन। फिर एक है ग्लूटामेट अगोनिस्ट, वो क्या होता है, वो डोपामिन फैसिलिटेटर, यानी कि भाई वो डोपामिन के एक्शन को और फैसिलिटेट करते हैं। उसमें आता है हमारा अमैक्टिविन। अब सेकंड क्लास ऑफ ड्रग्स जो है वो है हमारा जो कोलिनर्जिक सिस्टम को अफेक्ट करे, तो उसमें भी 2 है, या तो वो सेंट्रली जहाँ पे एसिटिल कोलिन प्रोड्यूस हो रहा है उसको जाके अफेक्ट करेंगे, यानी कि सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स, उसमें आएगा हमारा प्रोसाइक्लिडिन। और दूसरा है हमारा एंटीहिस्टामिनिक्स, उसमें आता है प्रोमेथाजिन। तो हम पहला ड्रग देखेंगे जो कि लीवोडोपा है। ये हमारा सबसे कॉमन और सबसे एफिकेशियस ड्रग होता है, ठीक है। ये अपने में इनएक्टिव होता है, बट जब ये हमारा हम इसके मैकेनिज्म में देखेंगे कि जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है
तब जाके ये डोपामिन में कन्वर्ट होके एक्टिव बनता है। ठीक है, तो इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये इमीडिएट प्रिकर्सर है डोपामिन का, ताकि जब ये ब्रेन में पहुंचे तो ये डोपामिन में कन्वर्ट हो सके। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और वहां पे ये लीवोडोपा से डोपामिन बनता है। पहला क्या है कि ये D1 रिसेप्टर पे काम करता है, वहां पे इसका एक्साइटेटरी फंक्शन होता है। फिर ये D2 रिसेप्टर पे काम करता है, वहां पे इसका इनिबिशन। तो उसकी वजह से नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, दोनों मिल जा रहे हैं, दोनों क्रॉस होते हैं, उसकी वजह से हमारे जो मूवमेंट्स होता है उनका स्मूथनिंग होता है, वो ना ज्यादा रिजिड रहते हैं ना ज्यादा स्लो रहते हैं। उसके आगे हम उस देखेंगे इसके एक्शंस क्या होता है इसका। तो CNS पे पहले हम इसका एक्शंस देखेंगे। CNS में क्या है, जो हमारे जो सिम्टम्स है पार्किंसोनिज्म की, ये उसको इम्प्रूव करेगा, यानी कि जो हाइपोकैनेसिया था उसको ये बेटर करेगा, क्योंकि हमने देखा कि स्मूथ हो रहा है मसल मूवमेंट्स, तो अब वो इतना स्लो नहीं रहेगा, अब वो ठीक रहेंगे मूवमेंट्स। जो ब्रैडिकाइनेसिया था वो ठीक होगा। नॉर्मल अवेकनिंग एक एक्शन होता है इसका CNS के ऊपर, मतलब जो भी इसके सिम्टम्स थे ये उनको ठीक करने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद है CVS यानी कि उसमें कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होता वैसे तो, लेकिन क्या ये बीटा रिसेप्टर्स पे काम करता है, तो उसके वजह से हो सकता है कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी या फिर हार्ट रेट इंक्रीज हो, बट ये उतना प्रोनाउंस नहीं होता। फिर ब्लड प्रेशर पे देखेंगे क्या, ब्लड प्रेशर पे उतना कुछ इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये सेंट्रली काम करता है ना कि पेरिफेरल रिसेप्टर्स के थ्रू। तो इनफैक्ट वहाँ पे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पोस्चरल हाइपोटेंशन जो है वो और भी एग्रीवेट हो। ठीक है, फिर CTZ क्या है, वो क्या होता है, एक केमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है। ये हमारा एक एरिया है मेडुला में, जो कि क्या करता है, ड्रग से या फिर कोई भी ड्रग से वहां से सिग्नल्स लेता है, फिर उससे वो कम्युनिकेट करता है वेरियस अदर सेंटर्स पे। तो ये CTZ जब हम लोग लीवोडोपा देते हैं तो क्या होता है कि वो वॉमिटिंग सेंटर के साथ कम्युनिकेट करता है और वो वॉमिटिंग को इनिशिएट करता है। हमारा उसका एंडोक्राइन फंक्शन ये दो पे काम करता है। ये क्या करता है, प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है और ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को एनहांस करता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे उसका फार्माकोकाइनेटिक्स। उसमें क्या है, हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट कि उसका जो बायोअवेलेबिलिटी है वो किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला है हमारा गैस्ट्रिक एम्पटिंग। गैस्ट्रिक एम्पटिंग मतलब क्या कि एक फूड या फिर कोई भी एक ड्रग को कितना टाइम लगता है हमारे गट्स या इंटेस्टाइन के से पास होने में। तो अगर ये स्लो है, यानी कि हमारा जो लीवोडोपा अगर वो ज्यादा देर ये एक्सपोज है इंटेस्टाइन में, तो क्या होगा, उसके जो एंजाइम्स है वो उसके ऊपर ज्यादा एक्ट करेंगे और वो ज्यादा डिग्रेड होगा, तो उसकी वजह से उसका एक्शन कम हो जाएगा, उसका बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगा, जो कि ब्रेन में यानी कि कम पहुंचेगा, तो एक्शन कम। फिर उसके बाद क्या, अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन फूड। इसलिए एक रैशनले भी है कि अगर हम लोग फूड के साथ इसको देते हैं लीवोडोपा को, तो उसका एक्शन कम क्यों होता है, वही क्योंकि वो अमाइनो एसिड्स जो प्रेजेंट होते हैं फूड में वो उसके ऊपर एक्ट करते हैं और उसको डिग्रेड करते हैं, जिसके वजह से उसका अवेलेबिलिटी ब्रेन के लिए ज्यादा नहीं रह पाता, जो कि उसका मेन साइट ऑफ एक्शन है। फिर हमारा कि नॉर्मली ये जो है सिर्फ जितना भी हम लोग लीवोडोपा देते हैं उसमें से सिर्फ 1% जो है वो हमारे ब्रेन में जाता है। उसको भी अगर हम लोग बाकी सारी चीज से अफेक्ट करवाएंगे तो वो उतना भी नहीं जा पाएगा और उसका एक्शन नहीं हो पाएगा फिर प्रॉपर जो हम लोग चाहते हैं। फिर उसका हम लोग थर्ड देखेंगे उसका मेटाबॉलिज्म। ये समझना इंपॉर्टेंट है। ये हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है, ये ब्रेन है और ये पेरिफेरी है। हम लोग देखेंगे ब्रेन में इसका मेटाबॉलिज्म कैसे है। एकदम सिंपल, लीवोडोपा जो है इस पे डीकार्बोक्सिलेज काम करता है, डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज, और ये डोपामिन बनाता है। लेकिन पेरिफेरी में क्या है, इसका दो पाथवेज हो सकते हैं। लीवोडोपा से या तो वो डोपामिन बन जाए, जो कि हमें पेरिफेरी में उतना नहीं चाहिए वैसे, या तो फिर वो COMD बने, जिसके ऊपर की ये एंजाइम काम करता है COMT, जो कि मैंने क्लासिफिकेशन में बोला था कि आगे इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाँ, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस ड्रग का एडवर्स रिएक्शंस क्या होता है, बट उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो एक इंपॉर्टेंट रैशनले भी है। तो वो हम लोग देखेंगे कि हम लोग जनरली लीवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ कंबाइन करके क्यों देते हैं। क्योंकि जो लीवोडोपा है वो हमको पता है वो प्रिकर्सर होता है डोपामिन का, तो वो लीवोडोपा से डोपामिन में कन्वर्ट होता है और उसमें एंजाइम लगता है हमारा डोपामिन डिकार्बोक्सिलेज। तो जो हमारा ये मतलब ब्रेन में तो कन्वर्ट हो रहा है वो हमें चाहिए, लेकिन जो ये पेरिफेरली कन्वर्ट होता है वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे अगर डोपामिन एक्सेस होगा तो फिर हमें उसके बल्कि और साइड इफेक्ट्स होंगे। इसलिए हम नहीं चाहते कि ये पेरिफेरली उतना ज्यादा कन्वर्ट हो, इसलिए हम कार्बिडोपा देते हैं, जो कि डोपामिन डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट करे, तो उसकी वजह से डोपामिन कम बनेगा लीवोडोपा से। तो वही हमारा मेन रैशनल है कि हम लोग इन दोनों को साथ में कंबाइन क्यों करते हैं। ठीक है, उससे और भी उसका बेनिफिट ये है कि लीवोडोपा का अगर डिग्रेडेशन नहीं होगा तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा।
फिर उसका डोसेज हम लोग को कम कर पाएंगे हम लोग। तो ये सब उसका बेनिफिट है जब हम लोग लीवोडोपा और कार्बिडोपा को कंबाइन करते हैं। अब हम लोग देखेंगे लीवोडोपा का एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या हो सकता है। ये बहुत कॉमन है, ठीक है, उसके बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बट पहले हम लोग देखेंगे उसके जब हम लोग दो उसमें डिवाइड करते हैं स्टेजेस में। जब इनिशिएट होता है थेरेपी तब क्या क्या होते हैं, और एक जब प्रोलॉन्ग थेरेपी के बाद क्या क्या होता है। तो इनिशिएशन में क्या वॉमिटिंग होता है, जैसे कि बोला था कि सीटीजेड सेंटर को ये एक्टिवेट करता है, फिर वो जाके सिग्नल्स भेजता है वॉमिटिंग सेंटर को, उसकी वजह से वॉमिटिंग होता है। तो ये तो सब में ही होता है, बट हाँ इसके लिए टॉलरेंस डेवलप हो जाता है, तो कुछ दिन बाद नहीं भी होता है। फिर है पोस्चुरल हाइपोटेंशन, वो भी बोला क्योंकि सेंट्रली एक्ट करता है, तो ये पोस्चुरल हाइपोटेंशन अगर किसी को है तो ये उसको फैसिलिटेट करता है, ठीक है, बट इसके लिए भी टॉलरेंस डेवलप हो जाता है। फिर है टैकीकार्डिया, वो भी बोला कि ये बीटा रिसेप्टर्स पे जाके पेरिफेरली ये काम करता है और ये हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट को इंक्रीज करता है, उसकी वजह से टैकीकार्डिया होता है। फिर क्या है ऑल्टरनेशन इन टेस्ट सेंसेशन, और हमारा जो अगर अंजाइना है किसी को तो वो भी और इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर प्रोलॉन्ग थेरेपी के बाद क्या एडवर्स रिएक्शंस होते हैं, डिस्काइनेसिया, यानी कि मतलब एबनॉर्मल मूवमेंट्स होने लगते हैं, हैंड रोलिंग मूवमेंट होने लगता है, टंग थ्रस्टिंग मूवमेंट होने लगते हैं, ये अपने आप होने लगते हैं, इनका उतना मैकेनिज्म नहीं है। फिर बिहेवियरल इफेक्ट्स होने लगता है, इंसान को डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन बोल सकते हैं हम लोग की होने लगता है, ये बहुत दिन के थेरेपी के बाद होता है। फिर एक है फ्लक्चुएशन इन मोटर परफॉर्मेंस, उसको हम लोग ऑन एंड ऑफ इफेक्ट बोलते हैं। ऑन मतलब क्या, जब हमारा ड्रग एक्चुअली काम कर रहा है और हमारे मसल मूवमेंट स्मूथ हो रहे हैं। ऑफ मतलब क्या, जब वो हमारे मूवमेंट स्मूथ नहीं हो रहे, तो कुछ दिन के बाद थेरेपी के बाद जनरली ये फ्लक्चुएशन होने लगता है। स्टार्टिंग में क्या है कि एकदम स्मूथ ही चलते हैं मूवमेंट, बट कुछ दिन बाद क्या हमारे रिसेप्टर्स का उनका उतना सेंसिटाइजेशन कम हो जाता है, उसकी वजह से ये फ्लक्चुएट होने लगता है, और उसको हम लोग बोलते हैं ऑन एंड ऑफ मूवमेंट्स। तो ये था उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। तो हम लोग इंटरैक्शंस देखेंगे, यानी कि वो दूसरे ड्रग्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो उसमें हम लोग पहला देखेंगे पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन के साथ क्या होता है, वो डोपामिन का जो पेरिफेरल डीजेनरेशन हो रहा था, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा था, उसको इनहांस करता है। उसके वजह से जो लेवल्स होते हैं जो डोपामिन के वो कम हो जाते हैं, जो कि ब्रेन में पहुंचे, उसकी वजह से उसका एक्शन रिटार्ड होता है। फिर फेनोथायजिन से वो क्या करते हैं, वो एकदम रिवर्सिबल इफेक्ट ही दिखाते हैं डोपामिन का। कैसे, क्योंकि वो जाके डोपामिन के रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर देते हैं, डोपामिन पहुंचेगा ही नहीं तो काम तो होगा ही नहीं। फिर है हमारा नॉन सेलेक्टिव एमएओ इनहिबिटर्स, वो लोग क्या करते हैं, जो डोपामिन जब लीवोडोपा हम लोग देते हैं तो हो सकता है कि कुछ डोपामिन एक्सेस फॉर्म हो, तो ये जरूरी है कि हम लोग जो एक्सेस डोपामिन फॉर्म हुआ है उसका डीजेनरेशन हो पाए। लेकिन ये जो इनहिबिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसका डिग्रेडेशन नहीं होने देते, जो एक्सेस वाला है, उसकी वजह से हमें हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है, ठीक है। फिर है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ये वही अगर आपको पोस्चुरल हाइपरटेंशन है तो ये उसको और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। फिर है अड्रोपिन या फिर अदर एंटी पार्किंसोनियन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, जो कि मैंने पहले ही बोला था कोलिनर्जिक सिस्टम में जो कि हम लोग एंटी कोलिनर्जिक्स देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, इसके एफिकेसी को डिक्रीज करते हैं। कैसे, क्योंकि उसके ये लोग ऐसे एक्ट करते हैं कि लीवोडोपा के डिग्रेडेशन में और भी ज़्यादा टाइम लगने लगता है। कॉशन क्या है इस ड्रग को देते वक्त, हम लोग को किस पेशेंट्स में इसको कॉशियसली देना चाहिए। पहला है इस्चेमिक हार्ट डिजीज वाले पेशेंट्स में, क्योंकि ये टैकीकार्डिया कॉज करता है। साइकोटिक पेशेंट्स में, क्योंकि इसकी वजह से डिप्रेशन थोड़ा हो सकता है इसीलिए। फिर पेप्टिक अल्सर, गाउट, ग्लोकोमा, ये सब में हमें कॉशन रखना पड़ता है। तो ये लीवोडोपा ही हमारा मेन ड्रग है जो कि हम लोग पार्किंसोनिज्म में देते हैं, और जो बाकी के ड्रग्स हैं वो हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और जिस पैटर्न में मैंने प्रेजेंट किया वो पसंद आया हो, क्योंकि लीवोडोपा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, तो मेक श्योर यू लाइक माई वीडियो एंड यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज ऑब्वियसली वो फ्री है। एंड ऑल्सो कॉमेंट सेक्शन इज ओपन, सो आप कोई भी अपना टॉपिक बता सकते हैं जिसपे आप चाहे कि मैं वीडियो बनाऊँ, जिसमें आपके लिए नोट्स फॉर्म में प्रेजेंट कर पाऊँ। ऑल्सो इसका सेकेंड पार्ट विल बी कमिंग अप वेरी सून, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। हाँ।